हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे रिफाइनिंग। तो जो क्रूड मेटल हम अलग अलग टेक्निक से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस क्रूड मेटल में 96 से 97% तो मेटल होता है, जबकि उसमें 3 to 4% 3 से 4% उसमें इम्प्योरिटीज़ बची रहती हैं। तो जो ये बची हुई इम्प्योरिटी हैं, इनको मेटल से अलग करने के लिए हमें क्रूड मेटल की रिफाइनिंग करनी पड़ती है। ए मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय एनी मेथड इज़ यूजुअली कंटामिनेटेड विद सम इम्प्योरिटी। तो एक मेटल जिसको हम किसी भी मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ बची रहती हैं। फॉर ऑब्टेनिंग मेटल ऑफ हाई प्योरिटी सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड द इम्प्योरिटी। तो अगर हमें हाई प्योरिटी का मेटल ऑब्टेन करना है, तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, और हम कौन सी रिफाइनिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड करेगा मेटल की प्रॉपर्टी पर और इम्प्योरिटी की प्रॉपर्टी पर। इनके आधार पर हमें रिफाइनिंग टेक्निक सिलेक्ट करनी है। तो कुछ टेक्निक नीचे दी गई हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग और क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। पहली टेक्निक है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में आपको पता है हम क्या करते हैं, किसी भी मिक्सचर के दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को हम उनमें बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के आधार पर अलग अलग करते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई मिक्सचर है, ये ए कंपोनेंट, ये बी कंपोनेंट। तो मान लीजिए ये मेटल है और ये हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं। ये मेटल हो गया और ये हो गई हमारी इम्प्योरिटीज। तो अगर मेटल और जो इम्प्योरिटी हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस होगा, तब हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टिलेशन मेथड। यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के आधार पर हम इनको अलग अलग कर लेंगे डिस्टिलेशन मेथड से। दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल लाइक जिंक एंड मरकरी। अब डिस्टिलेशन में ये मेथड, इसका प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। पहली लाइन, जो डिस्टिलेशन मेथड है वो लो बॉइलिंग मेटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जिंक और मरकरी, और इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दे दिया जाएगा जिंक और मरकरी के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है रिफाइनिंग के लिए, तो आपको याद रखना है डिस्टिलेशन। तो ये लाइन, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो डिस्टिलेशन मेथड है वो लो बॉइलिंग मेटल जैसे कि जिंक और मरकरी, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। द इम्प्योर मेटल इज इवोपोरेटेड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल एज डिस्टिलेट। तो इसमें क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर इवोपोरेट हो जाता है और इम्प्योरिटीज़ उससे अलग हो जाती है। तो जो ये प्योर मेटल वेपर में कन्वर्ट हुआ, इसको हम कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में इसको हम अलग कर लेते हैं। तो इससे हमें एक बात पता चली, वो क्या कि डिस्टिलेशन मेथड में जो मेटल हम ले रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट तो लो होगा, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, क्रूड मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। अब ये होता कैसे है, टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए डिस्टिलेशन का पूरा सेटअप दिया गया है। यहाँ पर ये डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है जिसमें क्रूड मेटल के मिक्सचर को यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर ये कॉर्क लगाई होती है। ये तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम है, मैं आपको जनरल डिस्टिलेशन का दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो ये फ्लास्क है इसमें क्रूड मेटल के मिक्सचर को भर दिया जाएगा, फिर नीचे से इसको हीट किया जाता है। और आपको पता है इसमें लो बॉइलिंग मेटल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे ही हम हीट करेंगे तो यहाँ से जो क्रूड मेटल में जो मेटल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट तो लो होता है, तो वो यहाँ से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बॉइल होकर यहाँ से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो वेपर आते आते हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक जो ट्यूब है इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं फ्लास्क से, और इस ट्यूब के लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेसल रख देते हैं। और यहाँ पर ये होता है कंडेंसर वाला पार्ट, यहाँ से हम वाटर देते हैं इसको, जिससे कि यहाँ से जो वेपर आ रहा है वो यहाँ पर कूल हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए किस तरीके से होगा। मिक्सचर को हमने इस फ्लास्क में भरा, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो जो लो बॉइलिंग मेटल हैं वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो यहाँ से आगे चलते चले जाएंगे। जैसे ही वेपर आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो ये कंडेंसर है, ये कंडेंसर क्या करेगा, उन वेपर को कंडेंस कर देगा, ठंडा कर देगा लिक्विड में, और वो लिक्विड फॉर्म में आते आते ये जो हमारा वेसल है यहाँ पर वो इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ,
जो मेटल है क्रूड मेटल से जो प्योर मेटल है वो तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके और यहाँ पर उसको हमने कंडेंस करके अलग कर लिया। अब यहाँ इसमें जो इम्प्योरिटीज़ थी उनका बॉइलिंग पॉइंट तो हाई था, तो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, वो इसी फ्लास्क में बची हुई रहती हैं, इसी फ्लास्क में इम्प्योरिटी बच जाती हैं। तो मिक्सचर हमने रखा, यहाँ पर उसको बॉईल किया, जो मेटल है वो तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ पर इस ट्यूब में चला गया, उसको हमने कंडेंस किया और अलग कर लिया लिक्विड फॉर्म में। जबकि जो इम्प्योरिटीज़ थी उनका बॉइलिंग पॉइंट तो हाई था, तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हुई, इम्प्योरिटीज़ इस फ्लास्क में ही बची रह गई। तो इम्प्योरिटीज़ अलग और हमारा जो मेटल है वो अलग। तो इस तरीके से हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। बस इसमें आपको याद रखना है जिंक और मरकरी के लिए ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। अगला है लिक्वेशन मेथड। इन दिस मेथड ए लो मेल्टिंग मेटल लाइक टिन कैन बी मेड टू फ्लो ऑन ए स्लोपिंग सरफेस। इस मेथड में हम लो मेल्टिंग मेटल का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिलेशन में लो बॉइलिंग मेटल्स और लिक्वेशन मेथड में रिफाइनिंग के लिए हम लो मेल्टिंग मेटल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टिन। इसमें हम क्या करेंगे, उसको एक स्लोपिंग सरफेस में फ्लो कराएंगे। जैसे ये स्लोपिंग सरफेस है स्लोप, तो हम क्या करेंगे, टिन को मेल्ट करके उसको इस सरफेस पर फ्लो कराएंगे, इस सरफेस पर उसको बहाएंगे। इन दिस वे इट इज सेपरेटेड फ्रॉम हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज। इस तरीके से क्या होगा, जो टिन है वो हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज से अलग हो जाएगा। तो पहला पॉइंट इसमें हमें क्या याद रखना है, जो टिन है उसमें हम क्या करते हैं, उसको लिक्वेशन मेथड से रिफाइन करते हैं, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। दूसरा, लिक्वेशन मेथड में हम लो मेल्टिंग मेटल का इस्तेमाल करते हैं रिफाइनिंग के लिए। तो ये आपको इसमें याद रखना है। और इसमें क्या एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो मेटल होगा, यानी इसमें जो मेटल होगा टिन, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होगी, उसको मैं IMP से लिख देता हूँ, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होगी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इम्प्योरिटीज़ का वो हाई होगा। ये दो पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रहा हमारा लिक्वेशन मेथड। लिक्वेशन मेथड में जनरली हम ये फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फर्नेस लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल या और को हम इसमें डालेंगे। इम्प्योर मेटल को जब हम इसमें जैसे डालेंगे तो नीचे से हम क्या करते हैं, इसमें इसको हीट प्रोवाइड कराते हैं। हीट प्रोवाइड कराने के बाद क्या होता है, जो लो मेल्टिंग मेटल होता है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको पता है यहाँ पर किस तरीके से बनाया गया है, स्लोप की तरह, यानी ढलान की तरह बनाया गया है। तो जैसे ही यहाँ पर जो मेटल है वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद वो इस स्लोप से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से जो मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में इस तरीके से स्लोप के सहारे नीचे आना स्टार्ट कर देगा और इसमें हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। जबकि जो इम्प्योरिटीज़ थी उनका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो हाई था। तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें वो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी, वो मेल्ट नहीं हो पाएंगी। तो वो जब इम्प्योरिटीज़ मेल्ट ही नहीं हुई तो वो इस स्लोप से आगे नहीं जा पाएंगी और यहीं पर वो बची रहेंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें हमने क्या किया, मेटल को डाला, यानी क्रूड मेटल को जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। हमने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने के बाद जो मेटल है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मेल्ट नहीं हुई, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। अब मेटल तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो वो इस स्लोप के सहारे नीचे आता चला जाएगा, उसको हम इकट्ठा यहाँ पर कर लेंगे। जबकि जो इम्प्योरिटीज़ थी उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई था, तो वो उनका जब मेल्टिंग पॉइंट हाई था तो इम्प्योरिटीज़ लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई, वो मेल्ट नहीं हुई। जब इम्प्योरिटीज़ मेल्ट नहीं हुई तो वो इस स्लोप से आगे नीचे नहीं जा पाएंगी और यहीं पर वो बची रहेंगी। तो देखिए हमने क्या किया, मेटल को मेल्ट करके अलग कर लिया, इम्प्योरिटीज़ मेल्ट नहीं हुई, वो यहीं पर बची रह गई। तो मेटल अलग, प्योर मेटल, और यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ अलग। तो ये देखिए इम्प्योर यहाँ पर पीछे बचा रहता है, प्योर मेटल हमें यहाँ पर मिल जाता है। और यह है स्लोपिंग हर्थ। हर्थ कहते हैं सरफेस को, स्लोपिंग सरफेस। यहाँ पर ये स्लोपिंग सरफेस है। अब तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड। A strip of the same metal in pure form is used as cathode.
दे आर पुट इन ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ कंटेनिंग सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, यानी एक ही कंटेनर में हम एनोड भी रखेंगे और कैथोड भी रखेंगे। एनोड पर होगा पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर होगा नेगेटिव चार्ज। अब इसमें हम करते कैसे हैं, तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो एनोड है वो तो बनाएंगे हम इम्प्योर मेटल का, यानी जिस इम्प्योर मेटल को हमें प्योर करना है उस इम्प्योर मेटल का बनाएंगे हम एनोड, और जो हमारे पास इम्प्योर मेटल है उसी का हम एक लेंगे प्योर मेटल। मान लीजिए अगर हमारे पास कॉपर है इम्प्योर फॉर्म में, तो हमें कैथोड बनाने के लिए बाहर से कॉपर लेना पड़ेगा प्योर फॉर्म में, यानी जो मेटल हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में है वही मेटल हमें प्योर फॉर्म में लेना पड़ेगा, और उस मेटल को हम प्योर फॉर्म में लेकर कैथोड बना लेंगे। और जो मेटल हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में है उसी मेटल का हम सोल्ट लेंगे, और वो सोल्ट हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास इम्प्योर मेटल कौन सा है, कॉपर। तो हमें क्या करना है, एनोड बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इम्प्योर कॉपर लेंगे, यानी जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर है उसका तो बना देंगे एनोड, और हमारे पास कॉपर है इम्प्योर, तो इसी कॉपर को हम लेंगे प्योर फॉर्म में, यानी हमें क्या लेना है, प्योर कॉपर लेना है, उसका बना देंगे हम कैथोड। यानी जो मेटल हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में है उसी को प्योर फॉर्म में लेके कैथोड बना लेंगे, बाहर से लेंगे इसको। और जो मेटल हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में है उसी का सॉल्ट लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम क्या लेंगे, कॉपर का सॉल्ट, जैसे कि CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसको ले लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो ये आपको याद रखनी है 3 बातें। तो देखिए एनोड हमने किसका बनाया, इम्प्योर कॉपर का, इसको हमें रिफाइन करना है। अगर हमारे पास इम्प्योर कॉपर है तो कैथोड बनाएंगे कॉपर ही लेकिन प्योर फॉर्म में, और इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे हम कॉपर का सोल्ट, यानी सेम मेटल का सोल्ट कॉपर सल्फेट। 3 बातें हो गई। द मोर बेसिक मेटल रिमेन इन द सॉल्यूशन एंड द लेस बेसिक वन गो टू द एनोड मड। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा बेसिक मेटल होते हैं वो तो सॉल्यूशन में बचे रहते हैं, और जो लेस बेसिक मेटल होते हैं वो एनोड मड के रूप में, इम्प्योरिटीज़ के रूप में बाहर निकल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो एक्सप्लेन्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल एंड गिव्स एनर्जी विच यू हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन। और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल या गिव्स एनर्जी के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पीछे पढ़ चुके हैं। अब रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होने से पहले मैं आपको इसका सेटअप दिखा देता हूँ। सेटअप होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए हमें कॉपर को क्या करना है, सेपरेट करना है। इम्प्योर कॉपर हमारे पास है, तो जो इम्प्योर कॉपर है हमारे पास उसको तो बना देंगे हम एनोड। एनोड के रूप में हमने क्या बनाया, इम्प्योर कॉपर एज एनोड। और हम क्या लेंगे, इस कॉपर का प्योर फॉर्म लेंगे और प्योर कॉपर का बना देंगे हम कैथोड, प्योर कॉपर एज कैथोड। और इसी कॉपर का, इसी सेम मेटल का हम बना देंगे इसके सोल्ट का इलेक्ट्रोलाइट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम लेंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, यानी कॉपर के सोल्ट को हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेंगे। और इसमें आपको याद रखना है, जो हम यहाँ पर इम्प्योर कॉपर एनोड के रूप में बनाएंगे, इस एनोड को तो बनाएंगे हम थोड़ा मोटा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो प्योर कॉपर हम कैथोड बना रहे हैं, कैथोड को बनाएंगे हम थोड़ा पतला, थोड़ा बारीक। एनोड को थोड़ा मोटा बनाना है इस इलेक्ट्रोड को, और कैथोड इलेक्ट्रोड को हमें बनाना है थोड़ा बारीक। और इसको जोड़ देना है हमें, ये एनोड है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के इसके जोड़ देना है। ये कैथोड है, इस पर नेगेटिव होगा तो इसको हमें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। इसमें होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको पता है जो एनोड है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर जो रिएक्शन होगी उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एनोड पर क्या होगा, जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। यहाँ पर जो इम्प्योर कॉपर है वो क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव आयन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब आपको पता है कैथोड, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पर देखिए, कैथोड पर क्या होगा, ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पर जो ये Cu2 पॉजिटिव आयन हैं ये क्या करेंगे, ये कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिले, इस कैथोड से, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा Cu2 पॉजिटिव आयन। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कैथोड पर क्या हो रहा है, कॉपर में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो कैथोड पर जैसे जैसे वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो कैथोड है ये मोटा होता चला जाएगा, यहाँ से ये मोटा होता चला जाएगा। और इस इम्प्योर कॉपर से Cu2 पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं तो ये पतला होता चला जाएगा। इसके पतले होने का मतलब क्या है, इससे कॉपर मेटल निकल रहा है। इसके मोटे होने का मतलब क्या है, इस पर जो प्योर कॉपर यहाँ से निकला वो इस पर आकर इकट्ठा हो रहा है। तो हमने क्या किया, इम्प्योर कॉपर से यहाँ से कॉपर निकाला और उस कॉपर को इकट्ठा कर दिया इस कैथोड पर इस तरीके से। और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पर नीचे इकट्ठी हो जाती हैं एनोड मड के रूप में। इम्प्योरिटीज़ कहाँ पर हो गई, इस सॉल्यूशन में नीचे इकट्ठी हो गई, इसको कहते हैं हम एनोड मड। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, ये इम्प्योर कॉपर है, इसमें एनोड पर आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव आयन बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब जो ये Cu2 पॉजिटिव आयन है इसको कैथोड क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आकर जुड़ेंगे तो यहाँ पर ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये कॉपर में कन्वर्ट हुआ वो यहाँ पर कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे कॉपर आयन निकले तो ये तो पतला होता चला जाएगा, इस पर कॉपर आकर जम गए, इकट्ठा हो गए, डिपॉजिट हो गए कैथोड पर, तो ये मोटा होता चला जाएगा। तो हमने देखा जो एनोड है उससे कॉपर निकल गया और कैथोड पर इकट्ठा हो गया, यानी जो प्योर कॉपर था वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गया, जो इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ पर एनोड मड के रूप में नीचे बची रहती हैं। तो इस तरीके से हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम कर लेते हैं। सेम रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, ये M पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया मेटल आयन में। कैथोड पर मेटल आयन ने N इलेक्ट्रॉन गेन किए, मेटल में कन्वर्ट हो गया। यानी यहाँ पर ये मोटा था, ये पतला था। अब क्या होगा, जब इससे कॉपर आयन निकलने लगे तो ये पतला हो गया। यानी दो बना देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। पहले एनोड मोटा था, कैथोड कम था, ये तो प्योर था, ये इम्प्योर था। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बाद इससे तो कॉपर आयन निकल गए तो ये पतला हो गया, बहुत ही पतला, और ये हो गया मोटा। ये मोटा क्यों हुआ कैथोड, क्योंकि इस पर यहाँ से कॉपर आयन जो निकला वो इस पर डिपॉजिट होता चला गया, जिससे कि हमने क्या किया, इस इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर को अलग कर लिया और इम्प्योरिटी जो बची रहती हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती हैं। इसको कहते हैं हम एनोड मड, क्योंकि वो एनोड के नीचे डिपॉजिट हो रही है तो ये एनोड मड कहलाती है। तो ये रिएक्शन है। कॉपर इज रिफाइंड यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का इस्तेमाल करके हम कॉपर को रिफाइन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, कॉपर को किससे रिफाइनिंग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। एनोड्स आर ऑफ इम्प्योर कॉपर एंड प्योर कॉपर स्ट्रिप आर टेकन एज कैथोड। जैसा कि मैंने बताया, इसमें एनोड को तो बनाते हैं हम इम्प्योर कॉपर से और कैथोड को बनाते हैं प्योर कॉपर से। और जो इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो एसिडिफाइड सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का, CuSO4, यानी सेम मेटल का सॉल्ट को हम इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। एंड द नेट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज द ट्रांसफर ऑफ कॉपर इन फॉर्म फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड। और फिर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा, एनोड से जो कॉपर आयन हैं वो कहाँ पर चले जाएंगे, कैथोड की तरफ चले जाएंगे और कैथोड पर वो इकट्ठा हो जाएंगे। ये इसका नेट रिजल्ट होता है। एनोड से कॉपर आयन आए, कैथोड पर चले गए, क्या होगा, ये एनोड है मान लीजिए, ये कैथोड है, यहाँ से कॉपर आयन निकलेंगे, कॉपर आयन निकलेंगे, कैथोड पर जाएंगे, कैथोड पर डिपॉजिट होंगे और हमें कैथोड पर मिल जाएगा प्योर मेटल, बाकी इंप्योरिटीज एनोड मड के रूप में बाहर।
अब ये रिएक्शन मैं आपको बता चुका। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कॉपर से कॉपर आयन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन गेन करेंगे, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इंप्योरिटीज फ्रॉम द ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट एज एनोड मड विच कंटेन्स एंटीमनी सेलेनियम टेलुरियम सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। जो ब्लिस्टर कॉपर से जो इंप्योरिटीज होती हैं वो एनोड मड के रूप में डिपॉजिट हो जाती हैं, और इस एनोड मड में जो नीचे ये एनोड मड थी इसमें एंटीमनी सिलेनियम टेलुरियम सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम इंप्योरिटीज के रूप में होते हैं। ये आपको याद रखना है। एनोड मड में एंटीमनी सिलेनियम टेलुरियम सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम एनोड मड के रूप में होंगे, ये आपको याद रखना है। इसमें टर्म आया ब्लिस्टर कॉपर। तो क्या होता है इसमें ब्लिस्टर कॉपर में, कॉपर की जो सरफेस है उस पर SO2 के कारण ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस आ जाती है, जैसा बुलबुला टाइप। ये जो कॉपर है इस पे SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण इस पे ब्लिस्टर से बन जाते हैं इस तरीके से, बुलबुले से। इसको हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। डायग्राम दिखा देता हूँ। ये कहलाता है ब्लिस्टर कॉपर। एक कॉपर के ऊपर इस तरीके से बुलबुले लाइक अपीयरेंस आ गई SO2 के कारण। रिकवरी ऑफ दीज एलिमेंट में मीट द कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग। और जैसा कि आपको पता है ब्लिस्टर कॉपर से ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी हमने बाहर निकाल लिए, यानी है तो इम्प्योरिटीज़ के रूप में, लेकिन इसको हमने कॉपर से इन सब एलिमेंट को अलग कर लिया। तो जो ये एलिमेंट हमने बाहर निकाले ये रिफाइनिंग के कॉस्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। जिंक में आल्सो भी रिफाइंड दिस वे। और जैसे इस तरीके से हमने कॉपर को रिफाइन किया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से, इस तरीके से हम जिंक को भी रिफाइनिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। ये आपको याद रखना है। तो प्रोसेस हुआ ये। अब अगला प्रोसेस जोन रिफाइनिंग, इंपॉर्टेंट मेथड है, देखिए कैसे होगा। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन द मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। जो जोन रिफाइनिंग मेथड है ये उस प्रिंसिपल पर काम करता है कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो जब मेटल मेल्ट होगा उसमें ज़्यादा सोल्यूबल होगी, ना कि उसके मुकाबले जब मेटल सॉलिड स्टेट में होगा। देखिए कैसे, अगर मेटल हमारा सॉलिड स्टेट में है, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होगी। अगर मेटल हमारा कौन सी स्टेट में, मेल्ट स्टेट में, मेल्ट कहते हैं पिघला हुआ लिक्विड स्टेट में, अगर मेटल हमारा मेल्टिंग स्टेट में है तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होगी। इम्प्योरिटीज़ जो मेटल मेल्ट है उसमें ज़्यादा सोल्यूबल होगी, और अगर मेटल सॉलिड फॉर्म में है तो इम्प्योरिटीज उसमें कम सोल्यूबल होगी। तो यही प्रिंसिपल जोन रिफाइनिंग का वर्किंग प्रिंसिपल है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें होता क्या है, ए मोबाइल हीटर सराउंडिंग द रोड ऑफ इम्प्योर मेटल इज फिक्स्ड एट इट्स वन एंड। इसमें क्या किया जाता है, जो इम्प्योर मेटल है उसकी रोड ली जाती है। ये इम्प्योर मेटल की हमने रोड ली इस तरीके से। ये अंदर क्या है, ये इम्प्योर मेटल की रोड है। इस इम्प्योर मेटल की रोड पर हम क्या लगा देते हैं, एक मोबाइल हीटर लगा देते हैं। मोबाइल हीटर मतलब जो हीटर मूव कर सके। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इस तरीके से मोबाइल हीटर, और नीचे भी यहाँ पर ये लगा दिया हमने मोबाइल हीटर। तो इम्प्योर मेटल की हम रोड लेते हैं, इस रोड के दोनों तरफ हम क्या लगा देते हैं, मोबाइल हीटर लगा देते हैं। जो क्या ये मोबाइल हीटर क्या करता है, इस रोड के अलोंग आगे मूव करता चला जाता है। तो इतना हमने कर दिया। फिर द मोल्टन जोन मूव्स अलोंग विद द हीटर विच इज मूव्स फॉरवर्ड। उसके बाद जो मोल्टन जोन है वो इस हीटर के साथ आगे मूव करती रहती है। देखिए कैसे, ये हमने यहां पर हीटर लगाया, यहां पर भी ये हीटर लगाया। अब इस पोर्शन में, इस मेटल रोड की इस पोर्शन में ये हमारा हीटर लगा हुआ है। तो ये हीटर क्या कर देता है, इस पोर्शन को गर्म कर देता है, हीट करेगा, और इसको मेल्ट कर देता है, पिघला देता है। ठीक है, उसके बाद ये हीटर आगे मूव कर जाएगा। जब हीटर आगे मूव कर जाएगा तो यहाँ का जो पोर्शन है वो मेल्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन फिर से सॉलिड हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए पहले ये वाला पोर्शन मेल्ट था, अब हीटर आगे मूव कर गया, ये वाला पोर्शन सॉलिड हो गया, और हीटर अब यहाँ पर इस वाले पोर्शन में, तो ये वाला पोर्शन मेल्ट हो गया। इस तरीके से ये जो हीटर है वो आगे मेल्ट करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। हीटर जैसे जैसे हीटर आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे का पोर्शन मेल्ट हो जाएगा, पीछे का सॉलिड। हीटर आगे मूव करेगा, आगे का मेल्ट, पीछे का सॉलिड।
As the heater moves forward, the pure metal crystallizes out of the melt left behind and impurities pass on into the adjacent new molten zone created by movement of the heater. और जैसे जैसे हीटर मूव करता चला जाएगा आगे, तो जो प्योर मेटल है वो पीछे सॉलिड फॉर्म के रूप में रह जाएगा और इसमें जो इम्प्योरिटीज़ थी वो मेल्ट में आगे चली जाएगी। इम्प्योरिटीज़ मेल्ट में आगे क्यों चली जाएगी? क्योंकि इम्प्योरिटीज़ मेल्ट में ज़्यादा सोल्यूबल है। पूरा प्रोसेस कैसे होगा बताता हूं मैं आपको। द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम एंड द हीटर इज मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन अगेन एंड अगेन। और इस प्रोसेस को हम कुछ टाइम रिपीट करते हैं और जैसे रिपीट करेंगे हम तो इससे इम्प्योरिटीज़ बार बार निकलती रहती हैं। अब देखिए ये प्रोसेस होगा कैसे, यहाँ पर देखिए। इसको पहले मैं अपनी तरीके से डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, फिर ये हम डिटेल में बाद में ये डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जोन रिफाइनिंग मेथड में होगा क्या। ये हमने लिया यहाँ पर मेटल की रोड ली, इसके अंदर हमने ली मेटल की रोड। ये क्या है? मेटल की रोड। और इस मेटल के रोड के हमने लगा दिया यहाँ पर मोबाइल हीटर, यानी मूव करने वाला हीटर। अब ये मोबाइल हीटर क्या करता है? मेटल का जो इस रोड का जो पोर्शन या फिर इस रोड की जो जोन इसके कांटेक्ट में आती है उसको पिघला देता है, उसको मेल्ट कर देता है। अब ये हीटर है यहाँ पर, ये हीटर क्या करेगा? इस वाले पोर्शन को, क्योंकि यही इसके कांटेक्ट में आ रहा है, इस वाले पोर्शन को क्या करेगा? मेल्ट कर देगा। इस वाले पोर्शन को इसने मेल्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हीटर कर जाएगा आगे मूव। हीटर जब आगे मूव करेगा, इसका डायग्राम मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस तरीके से। अब ये मान लीजिए हीटर इस वाले पोर्शन में आगे मूव कर गया यहाँ पर। अब जैसे ही हीटर आगे मूव कर गया तो ये वाला जो पोर्शन है हीटर के कांटेक्ट में, ये तो अब मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये पीछे वाला पोर्शन है ये सॉलिड हो जाएगा फिर से। पहले ये मेल्ट था क्योंकि हीटर यहाँ था, आगे का सॉलिड। और जैसे हमने हीटर को आगे मूव कराया तो आगे वाला पोर्शन मेल्ट हो गया, पीछे वाला सॉलिड हो गया। और आपको पता है जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो मेल्ट में ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं, किसके मुकाबले? सॉलिड के मुकाबले। इम्प्योरिटीज़ मेल्ट में ज़्यादा सोल्यूबल होगी, सॉलिड में कम सोल्यूबल होगी। तो इससे हुआ क्या? यहाँ पर जो इस मेल्ट में जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ थी, इस मेल्ट वाले पोर्शन में जो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर सोल्यूबल थी, वो जैसे ही हीटर को हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ वाली जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ थी वो आगे बढ़ जाती हैं। यानी इस वाले पोर्शन की जो इम्प्योरिटीज़ थी वो कहाँ पर मूव कर जाती हैं? आगे मूव कर जाती हैं। क्योंकि ये सॉलिड पोर्शन हो गया, आगे का पोर्शन मेल्ट हो गया और इम्प्योरिटीज़ मेल्ट में ज़्यादा सोल्यूबल होती है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये मेल्ट है, इसमें इम्प्योरिटीज़ अभी सोल्यूबल हैं, ठीक है। जैसे ही हमने मोबाइल हीटर को आगे किया, पीछे वाला पोर्शन सॉलिड हो गया, आगे वाला पोर्शन मेल्ट हो गया। जैसे ही आगे वाला पोर्शन मेल्ट हुआ तो इस सॉलिड पोर्शन की जो इम्प्योरिटीज़ थी वो आगे मूव कर जाती हैं, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ मेल्ट में ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। तो इस वाले पोर्शन की इम्प्योरिटीज़ आगे मूव कर गई। ऐसे ही क्या होगा देखिए फिर। अब यहाँ तक इम्प्योरिटीज़ यहाँ तक पहुँच गई। अब ये मोबाइल हीटर आगे और आएगा। देखिए मोबाइल हीटर को हमने क्या किया? और आगे मूव कराया। अब यहाँ से इसको यहाँ पर मूव करा दिया, मोबाइल हीटर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ का जो पोर्शन है वो मेल्ट हो गया और पीछे का जो ये मेल्ट वाला पोर्शन था ये वापस से सॉलिड हो गया। और आपको पता है इम्प्योरिटीज़ मेल्ट में ज़्यादा सोल्यूबल होती है, तो इस पीछे वाले पोर्शन की जो इम्प्योरिटीज़ थी वो आगे मूव कर जाएगी इस मेल्ट वाले पोर्शन में। तो जैसे जैसे हम इसको आगे मूव कराते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं पीछे वाली जो इम्प्योरिटीज़ थी वो आगे मूव करती चली जा रही हैं। पहले ये वाला मेल्ट था, फिर हमने हीटर को मूव कराया, ये वाला पोर्शन मेल्ट हुआ तो इम्प्योरिटीज़ आगे मूव कर गई। फिर हमने क्या किया? इसको आगे मूव कराया, ये वाला पोर्शन मेल्ट हो गया, पीछे वाला सॉलिड हो गया, तो यहाँ की जो इम्प्योरिटीज़ थी वो आगे मूव कर गई। और आगे मूव कराते कराते एक ऐसा टाइम आता है जब जो इम्प्योरिटीज़ है वो इस रोड के जो सबसे ज़्यादा एंड है, इस रोड का जो अंतिम पोर्शन है वहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं। इम्प्योरिटीज़ को आगे मूव कराते कराते एक ऐसा टाइम आएगा जब इम्प्योरिटीज़ इस रोड के एंड पर आकर इकट्ठा हो जाएगी। जब सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ इस एंड पर इकट्ठा हो जाएंगी तो हम इस रोड से इस एंड को काट देंगे। इस रोड से हमने इस वाले एंड को अलग कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा?
प्योर रोड मिल जाएगी। ये जो पीछे की रोड है ये हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये जोन रिफाइनिंग होती है, यानी ये जोन बनाकर, मेल्ट की जोन बनाकर हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल रहे हैं। ये हमने जोन बनाई, इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर आ गई, मेल्ट किए वाली जोन बनाई, इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर आ गई। तो इसी तरीके से ये डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये मेटल की रोड दी गई है, इम्प्योर मेटल की रोड। यहाँ पर ये और इसके अंदर हम क्या करते हैं, नोबल गैस एटमॉस्फेयर बढ़ते हैं। नोबल गैस एटमॉस्फेयर वह होता है जो नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर हो, और ये हम लेते हैं मूविंग हीटर्स। तो जैसे हम मूविंग हीटर्स मूव कराएंगे तो यहाँ की जोन है, यहाँ पर ये हो जाएगी मोल्टन जोन। मोल्टन जोन है, इस मोल्टन जोन की यहाँ की जो पीछे की इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पर आ गई। जैसे ही मेटल को, इस रोड को हमने आगे मूव कराई, जैसे ही रोड को आगे मूव कराएंगे तो ये वाला पोर्शन मोल्ट हो जाएगा, पीछे वाला पोर्शन सॉलिड हो जाएगा। और आपको पता है इम्प्योरिटीज़ मेल्ट में ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं, तो यहाँ की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आगे मूव कर जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, इस हीटर को और आगे मूव कराएंगे। जैसे हीटर को आगे मूव कराएंगे यहाँ पर ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, तो पीछे की जो सॉलिड की इम्प्योरिटीज़ हैं वो आगे मूव कर जाएंगी। यानी जैसे जैसे मेल्टिंग आगे बढ़ती चली जा रही है, मेल्टिंग होती जा रही है, वैसे वैसे इम्प्योरिटीज़ भी मेल्ट के साथ आगे बढ़ती चली जा रही। और एक ऐसा टाइम आया जब इस रोड के एंड पर जो क्या है, इम्प्योरिटीज़ इकट्ठा हो गई इस रोड के एंड पर, तो इस रोड को यहाँ से काट देंगे। रोड को काटा, पीछे की रोड हमें प्योर मिल गई। तो इस तरीके से हम जोन रिफाइनिंग करते हैं, जोन बनाकर इम्प्योरिटीज एक एंड पर इकट्ठा हो जाती है, इस एंड को हम कट कर देते हैं। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर एंड अदर मेटल ऑफ वेरी हाई इम्प्योरिटी। और ये आपको याद रखना है, जो जोन रिफाइनिंग मेथड है इससे हम सेमीकंडक्टर को प्योरीफाई करते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम एंड इंडियम, इन सभी को हम किससे रिफाइन करेंगे, जोन रिफाइनिंग से, सेमीकंडक्टर्स को। अगला है वेपर फेज रिफाइनिंग। In this method, the metal is converted into its volatile compound, which is collected and decomposed to give pure metal. So the two requirements are, vapor phase refining में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेटल को volatile compound में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर इसको हम वोलेटाइल कंपाउंड में जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, इसको हम कलेक्ट कर लेंगे और इस वोलेटाइल कंपाउंड को बाद में डिकम्पोज करके प्योर मेटल बना लेंगे। तो इसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं, पहले मेटल को कन्वर्ट कर रहे हैं वोलेटाइल कंपाउंड में, फिर उस वोलेटाइल कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हैं। तो दो रिक्वायरमेंट क्या है, द मेटल शुड फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड विद एन अवेलेबल रिएजेंट। तो इस मेथड के लिए दो रिक्वायरमेंट हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, जो मेटल है वो वोलेटाइल कंपाउंड बना ले आसानी से, यानी जो मेटल है वो अगर सुटेबल रिएजेंट के साथ वोलेटाइल कंपाउंड बना लेता है तब इस मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरी, द वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल सो दैट द रिकवरी इज इजी। दूसरी रिक्वायरमेंट है इस मेथड की कि जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो आसानी से डिकम्पोज हो जाए। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, मेटल सुटेबल रिएजेंट के साथ, अवेलेबल रिएजेंट के साथ वोलेटाइल कंपाउंड एक तो बना ले। अगर वोलेटाइल कंपाउंड बना रहा है तो मेथड इस्तेमाल करेंगे, नहीं बना रहा है तो मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट, वोलेटाइल कंपाउंड आसानी से डिकम्पोज हो जाएं। तो नीचे कुछ एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं। पहला है मोंड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग निकल। ये इसमें आपको याद रखना है, निकल को रिफाइनिंग करने के लिए मोंड प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा जाता है। इन दिस प्रोसेस nickel is heated in a stream of carbon monoxide forming a volatile complex named as निकिल टेट्राकार्बोनिल। इस मेथड में क्या किया जाता है, निकिल को हीट किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जिससे निकिल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है निकिल टेट्राकार्बोनिल। दिस कॉम्प्लेक्स इज डिकम्पोज एट हायर टेम्परेचर टू ऑब्टेन प्योर मेटल। बाद में इस कॉम्प्लेक्स को हम डिकम्पोज कर देते हैं हायर टेम्परेचर पर और प्योर मेटल हमें मिल जाता है। कैसे, निकिल है, निकिल को हम 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। टेम्परेचर इसमें याद रखना है आपको, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर है 330 केल्विन से 350 केल्विन। तो जैसे ही हमने निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इतने टेम्परेचर पर हीट किया तो हमें एक वोलेटाइल कंपाउंड मिल जाता है निकिल टेट्राकार्बोनिल। फिर हम इस वोलेटाइल कंपाउंड को 450 से 470 केल्विन पर हीट करते हैं, इससे हाईयर टेम्परेचर पर। जब हम इस टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे तो ये वोलेटाइल कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा और हमें प्योर निकिल दे देगा और इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और इम्प्योरिटीज़।
कार्बन मोनोऑक्साइड इससे बाहर निकल गई और जो दूसरी इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी इससे बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। बस इसमें आपको याद रखना है निकल की रिफाइनिंग के लिए मोंड प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, पूछा जाता है। दूसरा है वैन अर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग जिरकोनियम और टाइटेनियम। जिरकोनियम और टाइटेनियम को रिफाइन करने के लिए वैन अर्कल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है। जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए कौन सा मेथड? वैन अर्कल मेथड। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर रिमूविंग ऑल द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी इन सर्टेन मेटल लाइक जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। कुछ इम्प्योरिटीज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की फॉर्म में जिरकोनियम और टाइटेनियम के अंदर मौजूद होती हैं। जिरकोनियम और टाइटेनियम के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम वैन अर्कल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। द क्रूड मेटल इज हीटेड इन एन इवैक्यूएटेड वेसल विद आयोडीन। इसमें वही है जो हमारे पास क्रूड मेटल है जिसमें इम्प्योरिटी हैं, उसको हम एक इवैक्यूएटेड वेसल में हीट करेंगे आयोडीन के साथ। इससे क्या बनेगा? मेटल आयोडाइड बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो ये मेटल आयोडाइड बना ये कोवेलेंट होता है और वोलेटाइल कंपाउंड होता है। तो देखिए जिरकोनियम को हमने हीट किया 2I2 के साथ, आयोडीन के साथ, तो यहाँ पर मेटल आयोडाइड बना, जिरकोनियम आयोडाइड बना, ये वोलेटाइल कंपाउंड होता है। अब इसको हम क्या करेंगे? हीट करके डिकम्पोज कर लेंगे, सेम है। दिस द मेटल आयोडाइड इज डिकम्पोज ऑन ए टंगस्टन फिलामेंट इलेक्ट्रिकली हीटेड टू अबाउट 1800 केल्विन। अब जो ये मेटल आयोडाइड बना इसको हम एक टंगस्टन का फिलामेंट लेंगे। टंगस्टन का फिलामेंट आपने बल्ब में देखा होगा, बल्ब के अंदर जो जलता है टंगस्टन का फिलामेंट। तो हम टंगस्टन का फिलामेंट लेंगे, उस टंगस्टन के फिलामेंट पर हम इसको डिकम्पोज करेंगे। कितने टेम्परेचर पर? 1800 केल्विन टेम्परेचर पर। इससे हमें प्योर मेटल मिल जाएगा फिलामेंट पर। वो प्योर मेटल कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा? टंगस्टन के फिलामेंट पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो जिरकोनियम का आयोडाइड लिया, 1800 केल्विन पर इसको हीट किया टंगस्टन के फिलामेंट पर, तो हमें जिरकोनियम मेटल मिला और आयोडीन साथ ही साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इससे बाहर निकल जाएगी। और जो ये जिरकोनियम का हमें प्योर मेटल मिला, जो हमें यहाँ पर जिरकोनियम प्योर मेटल मिला, ये फिलामेंट पर डिपॉजिट हो जाता है, टंगस्टन फिलामेंट पर। ये आपको याद रखना है। लास्ट टेक्निक है इसमें क्रोमेटोग्राफिक मेथड। यू हैव लर्नड अबाउट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस इन क्लास 11। आपने क्लास 11 चैप्टर 12 में क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक पढ़ी थी। और जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड होता है ये उस प्रिंसिपल पर वर्क करता है जो प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ। इसका प्रिंसिपल होता है कि जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी मिक्सचर में, वो एक एडजोर्बेंट पर अलग अलग एडजोर्ब होते हैं। मान लीजिए हमारा कोई मिक्सचर है, इस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट होंगे अगर हम उनका एडजॉर्प्शन कराएं किसी एडजोर्बेंट पर उनका एडजॉर्प्शन कराएं, तो जो ये मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं ये एडजोर्बेंट पर अलग अलग मात्रा में अलग अलग तरीके से एडजोर्ब होते हैं। यही प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का। कॉलम chromatography is very useful for purification of the element which are available in minute quantities and the impurities are not very different in chemical properties from the element to be purified। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल हम करते हैं उन एलिमेंट को प्यूरिफाई करने के लिए जो हमें माइन्यूट क्वांटिटीज़ में, बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होते हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो इन मेटल से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का हम इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर जो मेटल अवेलेबल होता है हमारे पास वो माइन्यूट क्वांटिटी में होता है और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो इस मेटल से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक किस तरीके से होती है बताता हूँ मैं आपको। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जनरली हम क्या लेते हैं, एक इस तरीके से बीकर लेते हैं, इस तरीके से हम इसमें एक बीकर लेंगे और इस बीकर में हम कोई भी सोलवेंट भर देंगे। सोलवेंट कुछ भी हो सकता है, एसीटोन या फिर मिथेनॉल, कोई सा भी सोलवेंट इसमें हो सकता है। फिर नीचे लेते हैं हम इस तरीके से कॉलम्स, इनके नीचे इस तरीके से हम यहाँ पर कॉलम्स बनाते हैं इस तरीके से, और इसमें हम भरते हैं एडजोर्बेंट। एडजोर्बेंट कुछ भी हो सकता है जैसे कि सिलिका, इस तरीके से हम यहाँ पर इसमें एडजोर्बेंट भर देते हैं। यहाँ पर हमने एडजोर्बेंट भरा, तो इसमें हम क्या रहे हैं, यहाँ पर कोई भी हम सॉल्वेंट ले रहे हैं,
सॉल्वेंट जैसे कि मिथेनॉल, एसीटोन, कुछ भी ले लिया हमने। और यहाँ पर नीचे हमने कॉलम लिए। यहाँ पर इसमें हम इस कॉलम में हम क्या करेंगे, एडजॉर्बेंट भर देंगे। जैसे कि सिलिका हो गया, ये भी एडजॉर्बेंट होता है, तो यहाँ पर हमने एक एडजॉर्बेंट भर दिया, नीचे लगा दिया इसके वेसल। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस कॉलम में जो मेटल हमें प्यूरिफाई करना है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। यानी हमारे पास जो इम्प्योर मेटल है उस इम्प्योर मेटल को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने क्या रखा, ये इम्प्योर मेटल रख दिया, ठीक है। फिर इम्प्योर मेटल रखने के बाद जो ये सॉल्वेंट है वो इस इम्प्योर मेटल पर हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। जैसे हम सॉल्वेंट को इस इम्प्योर मेटल में डालेंगे तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है, वो क्या है कि जो ये सॉल्वेंट है ये मेटल को और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उनको क्या कराएगा, उनको नीचे की तरफ मूव कराएगा। और मूव कराते वक्त जो मेटल है वो इस एडजॉर्बेंट पर अलग तरीके से एडजॉर्ब होगा, वो इस सॉल्वेंट में जो मेटल है वो इस सॉल्वेंट में अलग तरीके से सोल्यूबलाइज होगा, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो इस सॉल्वेंट में अलग तरीके से सोल्यूबलाइज होगी। या तो दो कंडीशन इसमें हो सकती हैं। पहली कंडीशन, या तो जो मेटल है वो इस सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबलाइज हो सकता है, इम्प्योरिटी कम सोल्यूबलाइज हो सकती है। या फिर दूसरी कंडीशन, मेटल इस सॉल्वेंट में कम सोल्यूबलाइज हो सकता है, इम्प्योरिटी ज़्यादा सोल्यूबलाइज हो सकती हैं। तो इसमें हम लेके चलते हैं कि जो मेटल है वो क्या हो रहा है, वो इस सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबलाइज हो रहा है। अगर मेटल इस सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबलाइज हो रहा है तो जैसे जैसे ये जो सॉल्वेंट है ये नीचे की तरफ मूव करता चला जाएगा इस एडजॉर्बेंट से होता हुआ। जैसे जैसे ये सॉल्वेंट है ये नीचे की तरफ मूव करता चला जाएगा तो इसके साथ जो मेटल है वो नीचे की तरफ मूव करता चला जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जो मेटल है वो इस सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबलाइज हो रहा है, तो जो मेटल है वो इस सॉल्वेंट के साथ नीचे मूव करता चला जाएगा। जबकि जो इसमें इम्प्योरिटी हैं वो इस सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबलाइज नहीं हो रही, तो वो इस एडजॉर्बेंट से होते हुए नीचे नहीं जा पाएगी, वो थोड़ा ही बहुत नीचे जा पाएगी, यानी वो यहीं पर मिलेगी। तो हमें क्या मिल गया, प्योर मेटल यहाँ पर मिल गया। सो जो इम्प्योरिटी थी वो इससे अलग हो गई। दूसरी कंडीशन भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो मेटल है वो कम सोल्यूबलाइज हो और इम्प्योरिटी अब की बार ज़्यादा सोल्यूबलाइज हो, ये भी तो हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये इम्प्योर मेटल है, इस केस में क्या होगा, इम्प्योरिटी ज़्यादा सोल्यूबलाइज है तो इम्प्योरिटी इस सॉल्वेंट के साथ मूव करते करते नीचे आ जाएगी। पिछले केस में क्या हो रहा था, यहाँ पर मेटल आ रहा था लेकिन अब यहाँ पर इम्प्योरिटी आ गई, क्योंकि हम मान रहे हैं कि इम्प्योरिटी ज़्यादा सोल्यूबलाइज है और मेटल कम सोल्यूबलाइज है तो मेटल थोड़ा नीचे ही मूव कर पाएगा। तो इम्प्योरिटी अलग, मेटल अलग। फिर हम क्या कर लेंगे, मेटल को इससे अलग कर लेंगे, इम्प्योरिटी इससे अलग कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एडजॉर्बेंट पर मेटल अलग तरीके से सोल्यूबलाइज हो रहा है और इम्प्योरिटी अलग तरीके से सोल्यूबलाइज हो रही है। तो एडजॉर्बेंट पर दोनों अलग अलग तरीके से एडजॉर्ब हो रही हैं, जिसके कारण हम मेटल को अलग कर रहे हैं और इसको इम्प्योरिटी को इससे अलग कर पा रहे हैं। बात करते हैं इनके एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन की। इनके यूजेस दिए गए हैं, यूजेस हम पढ़ लेते हैं। जो एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है वो फूड मटेरियल के लिए रैपर्स का इस्तेमाल की जाती हैं। फूड मटेरियल के ऊपर आपने देखा होगा सिल्वर कलर की एक फॉइल होती है, वो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है। जो मेटल की फाइन डस्ट होती है उसका इस्तेमाल हम पेंट में करते हैं और लैक्वर्स के रूप में करते हैं। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, ये मैंने एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है तो इसका इस्तेमाल क्रोमियम और मैग्नीज को उनके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ जो एलॉयज होते हैं एल्यूमिनियम के वो लाइट होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो ये एल्यूमिनियम के यूजेस थे। अब कॉपर के यूजेस। जो कॉपर होता है वो वायर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, और वाटर और स्टीम पाइप बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जो कॉपर है वो बहुत सारे एलॉयज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो एलॉयज मेटल से भी टफर होते हैं, जैसे कि ब्रास, जिंक के साथ कॉपर जिंक के साथ ब्रास बनाता है, और कॉपर को अगर टिन के साथ मिला दिया जाए तो ब्रोंज एलॉय बनाएगा, और कोइनेज एलॉय बनाता है निकल के साथ। बात करते हैं अब जिंक के यूजेस की। जो जिंक होता है वो आयरन को गैल्वेनाइज करने के लिए, यानी आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग लगा दी जाती है, वो कहलाता है गैल्वेनाइजेशन, जिससे आयरन को हम कोरोजन होने से बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो जिंक है वो बैटरीज में लार्ज क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है, एलॉयज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ब्रास
ब्रास में कॉपर 60% होता है, 60%, जिंक 40%, जर्मन सिल्वर में कॉपर 25 to 30%, जिंक इतना परसेंट और निकल 40 to 50%। परसेंटेज आपको याद रखनी है। ब्रास में कॉपर कितना 60, जिंक 40%, जबकि जर्मन सिल्वर में कॉपर इतने परसेंट, जिंक इतने और निकल, ये परसेंटेज याद रखनी है। जिंक डस्ट है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है डाई स्टफ बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए। बात करते हैं आयरन के यूजेस की। जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन वह आयरन होता है, कास्ट आयरन जो कास्ट आयरन है वो आयरन का एलॉय होता है, जिसमें जो कार्बन है वो 2 से 4%, 2 to 4% मात्रा में मौजूद होता है। ये आपको याद रखना है। तो जो कास्ट आयरन है वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है आयरन की, और इसका इस्तेमाल कास्टिंग स्टोव्स बनाने के लिए, इसका इस्तेमाल स्टोव्स बनाने के लिए, रेलवे स्लीपर बनाने के लिए, गटर पाइप बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो कास्ट आयरन है वो रोट आयरन बनाने के लिए और स्टील आयरन बनाने के लिए भी किया जाता है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कास्ट आयरन से हम रोट आयरन और स्टील बनाते हैं। जो रोट आयरन होता है, रोट आयरन आयरन का वह एलॉय होता है जिसमें कार्बन कम मात्रा में पाया जाता है, लगभग 0.08%। कास्ट आयरन में कार्बन 2 to 4% मात्रा में, जबकि रोट आयरन में कार्बन लो मात्रा में पाया जाता है, लो क्वांटिटी में 0.08%। यही इसमें मेन डिफरेंस है। जो रोट आयरन है वो एंकर्स बनाने के लिए, वायर, बोल्ट, चेन और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टील आपको पता है बहुत सारे स्टील के यूजेस हैं, स्टील के बर्तन होते हैं। एलॉय स्टील का इस्तेमाल, एलॉय स्टील भी हम बना सकते हैं जब स्टील में हम दूसरे मेटल ऐड कर देते हैं। निकल स्टील केबल बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल बनाने के लिए, एरोप्लेन पार्ट बनाने के लिए, पेंडुलम, मेजरिंग टेप्स, इन सब बनाने के लिए निकल स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। जो क्रोम स्टील होती है उसका इस्तेमाल टूल कटिंग टूल्स बनाने के लिए, क्रशिंग मशीन बनाने के लिए, और जो स्टेनलेस स्टील होती है उसका इस्तेमाल साइकिल, ऑटोमोबाइल और यूटेंसिल पेन बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सब इनके यूजेस थे।